चलिए आज से हम लोग भारत भूगोल की अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। और भारत भूगोल के संदर्भ में हम ये कहते हैं कि विश्व भूगोल जब हमारा पढ़ा होता है तो उसका एप्लाइड पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। और एप्लाइड पार्ट किस प्रकार से देखना चाहिए, किस प्रकार से जो अब तक हमने पढ़ा जियोमॉर्फोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लागू करना होता है। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से पहले तो आप अपना एक बार सिलेबस देख लें, क्योंकि भारत भूगोल पर ही टिका होगा आगे चलकर आपका इतिहास का पार्ट, है ना। भारत भूगोल के साथ साथ ही आपको अब मध्य प्रदेश के भूगोल को भी एक साथ पढ़ना है। और जब भारत का इतिहास पढ़ें तो मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़ें। हम लोगों ने अब तक के भारत भूगोल के लिए कुछ पृष्ठभूमियां जरूर बनाई, जैसे कि विश्व भूगोल को पढ़ करके एक पृष्ठभूमि बनी यहाँ के लिए कि हमारे को उसका अप्लाइड पार्ट यहाँ देखना है। दूसरा कि हमने बहुत सारा मैपिंग का कार्य पहले कर लिया था और उस मैपिंग के माध्यम से हमने प्रयास किया कि हम पहले अपना भारत के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी जुटा लें, और वो हम जुटा चुके हैं। हमने भारत को अलग अलग खंडों में, अलग अलग राज्यों के संदर्भ में पूरा पढ़ लिया, लगभग बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें भी पढ़ ली है। अब है भारत भूगोल पढ़ने के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क बनाने का, मतलब सबको समग्र रूप से जोड़कर जो हमने मैपिंग के दौरान अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से पढ़ा था, उसको अब एक साथ जोड़ करके सोचना है। ठीक है, और भारत भूगोल से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न कॉन्सेप्चुअल पूछे जाएंगे, है ना। फैक्चुअल को हमने लगभग मैपिंग के दौरान आपको कवर कराया है। कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न बनेंगे उन पर हमारी अच्छी पकड़ होना चाहिए, उनको हम किस प्रकार से तैयार करें यही देखना है। ठीक है, तो पहले भारत भूगोल के आप अपने अपने सिलेबस में देखेंगे तो उन्होंने जैसा लिखा है उसमें 4 मुख्य भाग दिखाई पड़ते हैं। पहला भौतिक भूगोल लिखा है। भौतिक भूगोल लिख देने मात्र से ही पूरे सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी और बायोज्योग्राफी सब आ जाता है, क्योंकि भौतिक भूगोल का ही वो पार्ट है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में लिखा भौतिक विशेषताएं प्राकृतिक प्रदेश। अब यहाँ भौतिक विशेषताएं लिखा है, इसका मतलब भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, उसके बारे में वो पूछना चाहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है प्राकृतिक प्रदेश, का मतलब है कि भारत को कितने भू आकृति प्रदेश में या प्राकृतिक प्रदेश में बांटा जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत को मुख्यतः कितने भाग में, 4 भाग में। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, है ना, फिर दूसरा नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान, फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, ऐसा भारत का क्या है, विभाजन है। कौन सा, प्राकृतिक प्रदेशों का। ठीक, अब इन प्राकृतिक प्रदेशों के बाद हमारे पास आ जाता है भारत का दूसरा पार्ट, उन्होंने दिया है प्राकृतिक संसाधन। उन प्राकृतिक संसाधनों में वन, खनिज, जल, कृषि, वन्य जीव, ये सब आपका हिस्सा है। ठीक है, ये प्राकृतिक संसाधन में दिया। उसके बाद दिया है कि जनसंख्या भूगोल में या सामाजिक भूगोल में जनसंख्या संबंधी बहुत सारी बातें हैं, साक्षरता से लेकर लिंग अनुपात से लेकर के जनसंख्या घनत्व आदि आदि, वो आपका सामाजिक भूगोल के पार्ट में दिया। और एक है आर्थिक भूगोल, जिसमें उद्योग, यातायात के साधन और भी अन्य चीजें उसके साथ जुड़ी होगी, वो हम देख लेंगे आर्थिक क्रियाओं में, है ना। ऐसा आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस को ही अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश का भूगोल है, उसमें भी यही बातें कुछ संक्षिप्त में लिख दी गई है ना, लेकिन बातें वही है। भारत का भूगोल पढ़ते पढ़ते हम मध्य प्रदेश का भूगोल भी पढ़ लेंगे, बहुत कठिन काम नहीं है ना। और अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आपके पास भारत के संदर्भ में पहले से है। ठीक है, केवल आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट को मजबूत बना करके तर्क लगाने सीखना है। तथ्यात्मक चीजें हमने आपको पहले दे दी है भारत के संदर्भ में। ठीक है, और अब कैसे तर्क लगाएंगे, कैसे लिंक बनाकर एक के बाद एक चीजों को जोड़ा जाता है, यही बात हमको समझना है। ठीक है, तो अगले पेज पर हम बहुत सारी बातें एक
सामान्य ढांचा बनाने के लिए, सामान्य समझ बनाने के लिए, ठीक है, आप लोगों को एक पेज में लिख कर दे रहे हैं, उसको आप लोग लिखते जाइए और वैसे ही फिर हम तर्क लगाने का काम शुरू करेंगे, ठीक है ना, ताकि फैक्चुअल के अलावा जो भी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनको हम बनाने की स्थिति में रहें, ठीक है। तो भारत भूगोल को पढ़ने के लिए पहले नंबर पर आपको एक सामान्य ढांचा जिसकी आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा एक पेज में, क्या चाहिए हमारे को, है ना। तो इस सामान्य ढांचे में पहली बात आपको भूवैज्ञानिक कालक्रम, है ना, ये मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, आपके पास इसका वीडियो भी है, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। भूवैज्ञानिक कालक्रम के बाद दूसरे नंबर पर आता है भूगर्भिक संरचना, ठीक है, यानी भूवैज्ञानिक कालक्रम तो मस्ट है आपका। अब आते हैं दूसरे नंबर पर भूगर्भिक संरचना पर, ठीक है। ये भूगर्भिक संरचना एक्चुअली जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट है, या ऐसा कहें कि जियोमॉर्फोलॉजी के पहले और जाएं हम थोड़ा पहले, है ना। तो भूगर्भ शास्त्र भी आपके प्री में नहीं है, मेंस में है। कौन सा? भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भिक संरचना वाला पार्ट है। भारत की भूगर्भिक संरचना की बिल्कुल अच्छी जानकारी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि भारत में सबसे शुरुआत में कौन से क्रम की चट्टान मिलती है? आर्कियन क्रम। ये पढ़ा के हो गया आपको, है ना। कौन सा क्रम? आर्कियन क्रम से लेकर के अभी भारत में वर्तमान में होलोसीन युग की, है ना, कौन से? होलोसीन या क्वाटरनरी युग की जो चट्टान है, ठीक, क्वाटरनरी यानी चतुर्थक कल्प, चतुर्थक कल्प, ठीक है। और चतुर्थक कल्प की संरचना जो है वो गंगा का मैदान है। यहां तक की भूगर्भिक संरचना की आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना आपके पास पता रहना चाहिए कहां से लेकर कहां तक है, ठीक, कहां से लेकर? आर्कियन क्रम से लेकर के आगे तक, ठीक है। अब इस भूगर्भिक संरचना से हम लोग दो मुख्य काम करेंगे। पहला, इस भूगर्भिक संरचना से हमको पता चल जाता है ए खनिज का, पता चलता है ना, कहां पर कौन सा खनिज मिल सकता है, ये कौन बता देता है हमको? भूगर्भिक संरचना से पता चल ही जाता है, ठीक। तो ये खनिज के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कौन हो गया? खनिज के पीछे कौन छिपा होता है भाई? भूगर्भिक संरचना छिपी होती है कि भारत में कौन कौन सी भूगर्भिक संरचना है, कहां कहां से लेकर के, ठीक है। तो भूगर्भिक संरचना से पता चला खनिज का, और दूसरी क्या चीज पता चलती, बताओ बताओ जल्दी से? मृदा का, है ना। बहुत सारी मृदा के बारे में भी पता चल जाता है, किससे? भूगर्भिक संरचना से खनिज और मृदा के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को भूगर्भिक संरचना की जानकारी है वो तर्क लगा के बता देगा कि भारत में कौन सा खनिज कहाँ मिलेगा और कौन सी मृदा कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो हमारे लिए आधार का काम किसने किया? भूगर्भिक संरचना ने किया, सही है। चलो, अब अगला नंबर आता है कि आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि भारत के भू आकृति प्रदेश, कौन सा भू आकृति प्रदेश, उसका यहाँ नाम लिख देता हूं भूवैज्ञानिक कालक्रम के बाद में, है ना। भूवैज्ञानिक कालक्रम के बाद में हम एक और नाम लिख दे रहे हैं, वो है भू आकृति प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेश जिसको बोलते हो ना, भू आकृतिक प्रदेश। तो इस भू आकृति प्रदेश में क्या क्या आता है? पर्वत, फिर बीच में मैदान है, फिर कौन है? पठार, और फिर ऐसा ही है भारत उत्तर से दक्षिण में, है ना। उसकी आपको जानकारी है, ये पहले से हम मानकर चल रहे हैं क्योंकि उस पर हमने काफी होमवर्क किया, रुक रुक कर काम किया है कि नहीं? चलो,
तो भूगर्भीय संरचना से पता चला खनिज और किसका, मृदा का पता चल जाता है। अब आते हैं, अब हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमारा पूरा महल टिकेगा वो है भारत की जलवायु। भारत की क्या, जलवायु। और ये जलवायु का एप्लाइड पार्ट भारत में देखना है हम, है ना। भारत में इसका एप्लाइड पार्ट देखेंगे किसका, जलवायु का। अब जलवायु में एक घटक है जलवायु का, आपने देखा होगा तापमान, कौन सा है जो महत्वपूर्ण है, और दूसरा क्या, वर्षा। ये दो ही महत्वपूर्ण घटक है किसके, जलवायु के। यानी आपको भारत की जलवायु के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। यानी तापमान और वर्षा की। अब देखिए ये जो वर्षा है और तापमान है, ये दोनों मिल करके भारत में फिर एक चीज और निर्मित करेंगे, वो है कि कई बार हमने देखा था कि वर्षा से मृदा का निर्माण होता है। किसका, मृदा का निर्माण होता था। लेटेराइट मृदा किससे बनी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटेराइट मृदा बनी थी ना, मृदा देखा था हमने सामान्य बातचीत में, ठीक है। तो फिर से आपके पास कौन आ गया, मृदा आ गई, ठीक। अब ये जलवायु जिसमें तापमान और वर्षा है, उसने किसको निर्धारित किया, मृदा को निर्धारित किया है। जलवायु यानी तापमान और वर्षा, उससे मृदा भी बनती है, और तापमान और वर्षा और इसी से क्या बनाया था हमने, अभी क्या बनाया था भाई, मृदा। तो मृदा के निर्माण में दो घटकों का रोल आ गया। एक क्या बोलते हैं, कौन बोलते हैं, भूगर्भिक संरचना का, और दूसरा जलवायु का। जलवायु में भी तापमान और वर्षा का मुख्य रोल, ठीक है। बाकी पवन ववन देखते रहेंगे, है ना। तापमान और वर्षा का रोल है। अब वर्षा और मृदा दोनों ने मिल करके बराबर निर्माण कर देंगे वनस्पति का। सही है क्या, मृदा में ही क्या पैदा होनी है, वनस्पति पैदा होनी है। उसमें किसका रोल रहेगा, वर्षा का भी और तापमान का, दोनों प्लस करेंगे मृदा के साथ तो क्या बनेगी, वनस्पति बन जाएगी, ठीक है। तो अब वनस्पति आपके पास आ जाती है। इस वनस्पति से भारत की वनस्पति, कितने प्रकार की वनस्पति मिल सकती है, कितने प्रकार की वनस्पति मिल सकती है। तो आप देखेंगे कि जितने प्रकार की मृदा मिलेगी उतने ही प्रकार की वनस्पति मिल जाएगी। ऐसा मोटा मोटा देखा जाएगा, है ना, मुख्य बात करेंगे तो, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि मृदा के कितने प्रकार हैं, वैसे ही किसके प्रकार बना लेंगे, वनस्पतियों के प्रकार बन जाएंगे। इन वनस्पतियों के आधार पर आप निर्धारित कर जाओगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर कैसे वन पाए जाएंगे। उन वनों में वनोत्पाद क्या होगा, है ना, वनोत्पाद या वनोपज लिख देता हूं, है ना, ठीक है। वहां पर कौन कौन से वन्य जीव पाए जाएंगे, वन्य जीव पाए जाएंगे। ये सब कुछ आप किससे निर्धारित करोगे, किससे निर्धारित करोगे, वनस्पति। जबकि वनस्पति किससे निर्धारित हो रही है, यहां से इन दोनों को जोड़ करके मृदा के साथ वनस्पति आ गया, आया, और उससे वनोपज और क्या आ गया, वन्य जीव आ गया, आया। तो जलवायु का बड़ा रोल दिख रहा है ना। तो जलवायु के घटक में तापमान, वर्षा, फिर मृदा, फिर वनस्पति, वनस्पति के बाद वनोपज, वन्य जीव, ऐसा हमारे को क्रम से चलना चाहिए, ठीक है, सही है ना। अब जलवायु में भारत के संदर्भ में कहते हैं कि भाई भारत में मानसूनी जलवायु होती है। कैसी जलवायु है, मानसूनी जलवायु। तो आपको मानसून के बारे में बहुत अच्छी समझ होना चाहिए, भारतीय मानसून के बारे में, है ना। तो जलवायु में कैसी जलवायु, मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु की समझ आपके पास रहे, ठीक है। चलिए, अब तापमान, वर्षा प्लस मृदा इज इक्वल टू क्या बना, वनस्पति। इसी को जोड़ देंगे तो अगला नंबर का बराबर का चिन्ह, ये मैं कह सकता हूं कि इधर से इधर जोड़ दिया। तापमान, वर्षा और मृदा से मिलकर के भारत की कृषि निर्धारित होगी।
क्या निर्धारित होने वाली है? कृषि निर्धारित होगी, हो जाएगी ना। चलिए, तो जलवायु में मतलब तापमान, वर्षा, मृदा से अब हमारी अगली कड़ी कौन आ गई? कृषि। तापमान और वर्षा के आधार पर कृषि करेंगे आप, करेंगे ना। और उन कृषि में फिर एक आगे का काम शुरू हो जाएगा कि कृषि के जो उत्पाद होंगे उसी से जुड़ा हुआ कृषि आधारित उद्योग होंगे। ठीक है, मतलब आप मृदा और वनस्पति वर्षा के साथ मिला करके कृषि अर्थात फसल का उत्पादन करोगे। इसका उत्पादन, फसल का उत्पादन। और उन फसलों में से कुछ फसल ऐसी हो सकती है जो कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देगी, देगी ना। ठीक, तो कृषि आधारित उद्योग के लिए हमारे पास अब आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगेंगे, नहीं लगेंगे, बस यही बात बचेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से मृदा को हटा ले रहा हूँ, चलेगा, है ना। ए नंबर पर खनिज था और इसी से जुड़ा जुड़ा बी नंबर पर कौन था? मृदा था। ठीक है, मृदा को बनाने में इसका भी रोल आ गया, यानी मृदा को बनाने में दो का रोल है, एक खनिज का सॉरी भूगर्भिक संरचना का और दूसरा जलवायु का। किसको बनाने में? मृदा का। और मृदा का रोल किस में है? देखो, वनस्पति को बनाने में और कृषि को निर्धारित करने में। ठीक है, पर कृषि को निर्धारित करने में मृदा के अलावा और कौन है? तापमान और वर्षा। इसका भी रोल है किसके लिए? कृषि के लिए। अब आते हैं इस पर, तो हमारे पास कृषि आधारित क्या निकल गया? उद्योग निकल गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो गतिविधियां हो गई, कृषि और दूसरी क्या? उद्योग की। तीसरा नंबर पर आते हैं, यहाँ जल्दी से देखो, हमारी भूगर्भिक संरचना जो है उसका जो हमारे को ज्ञान है वो इतना मजबूत होना चाहिए, इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उस पर सब कुछ खड़ा होने वाला है। क्योंकि इसी पर टिका था कौन? और इसी पर टिका कौन? मृदा, है ना। अब खनिज के आधार पर हम लगा देंगे खनिज आधारित उद्योग। क्या लगा दोगे? खनिज आधारित उद्योग लगा दोगे, लगना ही है खनिज आधारित उद्योग। हमको लगाना अंतिम में क्या है? उद्योग ही लगाना है। यहां पर हमने कृषि आधारित उद्योग लगाया, वहां पर क्या लगा दिया? खनिज आधारित उद्योग। किससे? खनिज से। और वो भी किसका रोल रहा? भूगर्भिक संरचना का रहा। अब ये जो भूगर्भिक संरचना है इसका एक और रोल आने वाला है जो आगे निर्धारित करने वाला है, वो ये कि उद्योग के बाद आप ये देखोगे कि परिवहन की सुविधा भी डेवलप करना है। क्या? परिवहन की सुविधा। उस परिवहन की सुविधा में सबसे अच्छा सड़क निर्माण। कौन सा? सड़क निर्माण। ठीक है, अब आपको अगले नंबर का जो काम है, पहला नंबर का कृषि हो गया, दूसरा नंबर का उद्योग हो गया, तीसरे नंबर पे क्या आया? परिवहन, है ना, परिवहन। ठीक है, अब इसमें परिवहन में सड़क परिवहन हो सकता है, रेल परिवहन हो सकता है, वायु परिवहन हो सकता है, जल परिवहन हो सकता है, आदि आदि। ठीक है, ये परिवहन जो है 1, 2 और ये 3, है ना, ये तीनों हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं? आर्थिक क्रियाएं। ये वाला आर्थिक भूगोल है आपका, है ना। अंतिम में कौन सा भूगोल है? आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके हमारी आर्थिक क्रियाएं निर्धारित होगी। ठीक है, इस आर्थिक क्रिया में कृषि यानी कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र, है ना। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि। उद्योग यानी कौन सा क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र यानी उद्योग। और परिवहन यानी तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। ये हमारे पास 3 आर्थिक क्रियाएं और उनसे जुड़ करके एंडिंग हो जाएगी आपकी, हो जाएगी। ठीक है, अब कृषि के लिए फसल लगानी है, बहुत सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे कि
कृषि के लिए आपको जरूरत है तापमान, जलवायु की, मतलब तापमान और वर्षा की। साथ में फसल लगाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सिंचाई की सुविधा की भी जरूरत पड़ना, देख लेंगे आगे। हो गया। तो अब आप देखिए अच्छे से कि पूरा जो सेक्शन है आपके पास, ठीक है, इसमें हमने अंतिम नंबर पर नंबर 4 नंबर पर कौन सी क्रियाएं निर्धारित कर दी है? आर्थिक क्रियाएं, है ना। भूवैज्ञानिक कालक्रम, भू आकृतिक प्रदेश एक बेसिक बात थी जो आपको देखकर पता है। कैसे देखकर पता है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ है और क्यों है ना। ठीक है ना, वो बेसिक चीजें थी हमारे पास। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा भू आकृति प्रदेश में बनेगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो कौन सी है? भूगर्भिक संरचना की। और अंतिम में पहुंचना हमको कहाँ है? कहाँ पर? आर्थिक भूगोल में पहुंचना है ना। आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग और परिवहन, मतलब सेवा क्षेत्र। परिवहन का मतलब कौन सा क्षेत्र है ना। यहाँ परिवहन की जगह तृतीय क्षेत्र में क्या आ गया? परिवहन यानी सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आ गया। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आएगा, है ना। अब जो परिवहन की सुविधा हमारे पास है, इसको भी निर्धारित करने में इसका बड़ा रोल है। जिसको इस बेसमेंट की बहुत अच्छी समझ है, इस आधार की बहुत अच्छी समझ है, वो परिवहन सुविधा डेवलप कर देगा। जैसे देखो, मैंने कहा कि परिवहन की सुविधा को डेवलप करने में किसका रोल है? भूगर्भिक संरचना का बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक, कैसे तर्क लगाते हैं? देखो, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है। सही है, इतना तो हम जानते हैं। कौन सा भाग है? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है। कठोर चट्टान है। कैसी चट्टान है? इस पर यदि आप सड़क बनाओगे तो सड़कें जल्दी खराब नहीं होगी। कुछ बात समझ में आ रही है? क्योंकि कैसी चट्टान से बना है? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड की कैसी चट्टान है? कठोर चट्टान। उस पर क्या बनाया जाए? सड़क बनाओगे तो यहां पर जितनी सड़क बनेगी, कौन से कलर पर? पीले कलर पर, है ना। ये हमारा पीला कलर ही है। इस पीले कलर पर जितनी भी सड़कें बनेगी, वो तय मानिए कि बहुत अच्छी सड़कें होंगी, ड्यूरेबल होगी, 10 साल खराब नहीं होगी। कहाँ की सड़कें? प्रायद्वीप पठार की। तो हम कहेंगे कि दक्षिण भारत की जो सड़कें हैं वो बहुत मजबूत बनती है, क्योंकि किस चट्टान पर बन रही है? समझ में आ गया? ये इसमें भूगर्भिक संरचना का रोल आया कि नहीं? लेकिन अगर आप गंगा के मैदान में जाओगे, ये है ना, ये पूरा, ये उत्तर का विशाल मैदान बोल दें, उत्तर का विशाल मैदान। इस उत्तर के विशाल मैदान में आप अगर क्या बनाते हो? सड़क बनाते हो, तो पक्का है कि सड़क बनी है जलोढ़क मृदा में। ये कौन सी मृदा है ना। एक बात सोचिए कि चट्टान के ऊपर सड़क बना रहे हो और किसके ऊपर बना रहे हो? जलोढ़क मृदा पे बना रहे हो। कौन जल्दी टूटेगी? ये वाली जल्दी टूटनी है। इसका मतलब यहां पर आप कितनी भी सड़क बनाओ वो टूट ही जाएगी, लेकिन यहाँ की सड़कें बहुत जल्दी नहीं टूटेगी। कहाँ की? प्रायद्वीप पठार। सही है। किसका रोल आ रहा है? भूगर्भिक संरचना का। क्या बनाने में? परिवहन की सुविधा को डेवलप करने में। इसीलिए आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में सड़कों का बहुत गहरा जाल होगा,
बड़ा जाल होगा, और यहाँ की जो सड़कें बनेगी वो बहुत मजबूत होगी। ठीक है, एक बार बनाया तो कई दिनों तक फुर्सत हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर बनाया तो खराब हो जाएगी, क्योंकि नीचे का जो है वो बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी सड़कें खराब होगी। आ गया। दूसरा बात, सड़क को खराब करने में दूसरा रोल किसका होगा? दूसरा रोल होगा वर्षा का। अब ये जलोढ़क मृदा के क्षेत्र में है, और यहाँ पर आधा हिस्सा इधर वाला जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। एक तो जलोढ़क मृदा है, साथ में वर्षा भी क्या हो रही है, यानी हर साल बरसात के बाद रोड क्या हो जाएगी, खराब हो ही जाएगी, आप कितना ही बना लो। अब आप सोचो कि यहाँ का परिवहन की सुविधा खराब हो गई हर साल, तो यहाँ का माल ये बाजार तक आने में समस्या ज्यादा जाएगी, है ना, यानी ये अपने आप पिछड़ जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा। और ये इसके पास सड़क अच्छी है तो बहुत तेज गति से दूर तक माल लेके जाएगा, है ना, इसका मतलब ये अपने आप क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो सड़क यानी परिवहन की सुविधा, जैसे सड़क परिवहन को डेवलप करने में या उसको खराब करने में दो चीजों का रोल है, एक तो भूगर्भिक और दूसरा किसका, जलवायु का। वर्षा मतलब क्या, जलवायु। तो हमारा घटक कौन सा चल रहा था, इन दोनों की अच्छी समझ होनी चाहिए आपको, किसकी भूगर्भिक संरचना की समझ होना चाहिए, और साथ में किसकी होना चाहिए, जलवायु की। आप इसको देख करके बता दोगे कि भारत में कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ पर क्या हो सकता है, ये हम किससे बता देंगे, जलवायु और किससे, भूगर्भिक संरचना। इन पर ही सब कुछ बेस्ड है, पूरा आगे का महल जितना खड़ा होना है। और अब आती है बात कि इन्हीं से एक और चीज निर्धारित होने वाली है, जो आपके सिलेबस का ये वाला भाग है, सामाजिक भूगोल। कौन सा है ना, सामाजिक भूगोल में जनसंख्या कहां पर ज्यादा होगी, तो मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा होगी, जहां पर कृषि ज्यादा हो रही होगी। कौन सी, कृषि जहां पर ज्यादा हो रही होगी। ठीक है, तो सामाजिक भूगोल का मतलब हम इसको एक लाइन में बोलते हैं मानव संसाधन। क्या बोलेंगे, मानव संसाधन। मानव संसाधन के मामले में अब आपके पास जहां जहां पर जैसी जैसी गतिविधियां होगी उस आधार पर मानव संसाधन विकसित होगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं जल्दी से। यहां देखो, यहां है ना, हरा कलर है, इसका मतलब वहां पर कृषि होगी। क्या होगी, कृषि का क्षेत्र होगा, यानी यहां पर ये उपयुक्त किसके लिए है, कृषि के लिए। लग ही रहा है, हरा कलर का मैदान है, और मैदान होगा तो कृषि होगा। ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यहाँ आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, है ना, गोंडवाना, ठीक है, क्रम की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें सब में खनिज मिलता है, कोई ना कोई क्या मिलता है। यानी ये पूरा का पूरा क्षेत्र कृषि की जगह पर खनिज है, तो किसके के लिए, खनिज है तो खनिज आधारित उद्योग के लिए। मतलब ये तय हो गया कि ये उद्योग के लिए अच्छा क्षेत्र है। और ये किसके लिए, अब सोचिए कि जहां पर कृषि योग्य भूमि है वहां लोग कृषि करने में ही लगेंगे। तो कृषि और उद्योग में अगर आप देखो तो कृषि करने वाला एक निरक्षर व्यक्ति भी कृषि कर लेगा, लेकिन उद्योग में काम करने के लिए कैसा श्रमिक चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए। तो यहां पर काम करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, कुशल श्रमिक होगा। कुशल श्रमिक ना, यहां लिख दे रहा हूं कुशल श्रमिक। ठीक, और यहां पर काम करने वाला कुशल की जगह क्या हो जाएगा, अकुशल। जो है तो अकुशल श्रमिक है। तो अब यहां पर पिछड़ेपन के कई सारे कारण मिल रहे हैं। एक पिछड़ापन हुआ, परिवहन देख लिया था। एक पिछड़ापन का कारण है कि कृषि आधारित उद्योग है, कृषि काम पर लगे हैं, है ना, और कृषि का बहुत ज्यादा उत्पाद का मूल्य ज्यादा नहीं होगा। ठीक, मैदान है तो बहुत सारी जनसंख्या वहीं पर बसेगी, और प्राचीन काल से भी पूरी जनसंख्या यहीं पर बसती चली गई। कहां पर, इसी मैदान में बसती चली गई। कहां से, प्राचीन काल से यहाँ के लोग बसते ही चले गए। तो
यहां पर अपने आप क्षेत्र कैसा होता जाएगा, पिछड़ा होता जाएगा। हो सकता है कि इसमें से कुछ एरिया यहां से इधर वाला, ये वाला, ठीक, कैसा हो, तुलनात्मक रूप से विकसित हो। ठीक है, तो इस पूरे हिस्से में अगर हम देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार खनिज की संभावना के कारण तय है, क्या करेगा, कुशल श्रमिक बनेगा, उद्योग लगाएगा, लगाएगा ना। लेकिन अब इस पूरे पार्ट में भी एक विभाजन हो जाएगा जिसको हमको कर लेना चाहिए। ठीक है, कि इतना हिस्सा हमने काट के अलग कर दिया, ठीक है, इतना हिस्सा काट के अलग कर दिया। जितना हिस्सा काट के अलग किया, इसमें एक राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, देखते चलो उधर, तीसरा नंबर पर है झारखंड और चौथे नंबर पर है छत्तीसगढ़। चारों के पास खनिज है, चारों के पास खनिज है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला जो मध्य का हिस्सा है, ये नीचे वाले दक्षिण के हिस्से से तुलनात्मक रूप से पिछड़ा है, तुलनात्मक रूप से पिछड़ा, जबकि दोनों के पास क्या है, खनिज है। ठीक, ये वाला हिस्सा तुलनात्मक रूप से इससे पिछड़ा है, किससे, कौन से भाई, दक्षिण वाले हिस्से से तुलनात्मक रूप से पिछड़ा है, जबकि दोनों के पास में खनिज है, दोनों के पास खनिज है। ठीक है, तो इसके पिछड़े होने का कारण ये है और इसके विकसित होने का कारण भी ये है। यहां परिवहन की सुविधा अच्छी नहीं है का मतलब है कि यहां पर ये नहीं है। कुछ समझ में आया बात, ये गोले दिख रहे हैं सब, क्या है ये, बंदरगाह है। दोनों की स्थिति सेम है कि दोनों के पास पीला कलर यानी क्या है, खनिज है, तो खनिज आधारित क्या लगा सकते हो, लेकिन खनिज आधारित उद्योग के लिए हमको परिवहन की सुविधा भी चाहिए, और परिवहन की सुविधा तुलनात्मक रूप से सड़क परिवहन के अलावा जल परिवहन, कौन सा है ना, समुद्री परिवहन। कल हमने देखा था कि विश्व के व्यस्ततम जलमार्गों को जोड़ा था, याद है, पश्चिमी यूरोप को कनाडा और यूएसए के पूर्वी भाग से, और उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग था क्या नहीं। तो इस एरिया के विकसित होने का कारण कौन बनेगा, कौन भाई, बंदरगाह की सुविधा, मतलब परिवहन की सुविधा। ठीक है, ये विकसित बनाया, इसको बनाया, तो ये विकसित हुआ, ये पिछड़ गया, जबकि दोनों के पास सेम कंडीशन है। अब यहां पर बंदरगाह की सुविधा है, ठीक है, साथ में कुशल श्रमिक भी है। कैसे श्रमिक, इनके पास में कुशल श्रमिक नहीं है, किनके पास, ऊपर वाले के पास, ऊपर वाला मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, इनके पास कैसे श्रमिक है, कुशल नहीं है बल्कि अकुशल श्रमिक है। यहां पर मैं कुशल की जगह क्या लिख दे रहा हूं, अकुशल। अब आपको पता चलते जा रहा है कि कैसे रोल अदा होता है। यहां देखो, सॉरी, यहां कि इस मानव संसाधन का बड़ा रोल है किसी क्षेत्र को विकसित बनाने में और किसी क्षेत्र को पिछड़ा बनाने में। किसका, मानव संसाधन का, है ना। तो मानव संसाधन में आपको देखना है कि कहां पर कैसे श्रमिक हैं, अकुशल हैं, और कहां पर कुशल है। ठीक है, इसका रोल रहेगा उस क्षेत्र को क्या बनाने में, विकसित बनाने में रहेगा, रहेगा ना। किसी के पास खनिज है लेकिन ये नहीं है, मानव संसाधन नहीं है, ठीक है, अकुशल है प्लस खनिज है, फिर भी क्या हो गया, पिछड़ा हो गया, पिछड़ा हो जाएगा। लेकिन कुशल है प्लस क्या है, प्लस क्या है, खनिज है प्लस क्या है, मतलब परिवहन की सुविधा है। परिवहन में भी सड़क भी अच्छी थी और क्या,
जल मार्ग भी अच्छा था और वायु मार्ग भी अच्छा था। वायु मार्ग की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, मतलब किसकी सुविधा, परिवहन की अच्छी सुविधा है। इससे जुड़ करके अंत में क्या बढ़ जाएगा, व्यापार, और जिसके पास सबसे अच्छा व्यापार वो सबसे आगे हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत के विकसित होने का, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनके विकसित होने के कुछ कारण मिल गए। पहला तो कुशल श्रमिक है। अब ये कुशल श्रमिक कहाँ से आए, ये भी ढूंढ लेते हैं जल्दी से, है ना। तो देखो, ये जितने दक्षिण भारत के राज्य हैं, इन्हीं में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी शुरुआत की थी। किनने, अंग्रेजों ने। मुंबई से शुरुआत किया, कहाँ से, मुंबई से शुरुआत किया था कि नहीं। तो उन्होंने पूरे दक्षिण भारत के लोगों को, मुंबई से शुरुआत करके पूरा दक्षिण भारत का एरिया या तटीय क्षेत्रों को, भारत के तटीय क्षेत्रों को अंग्रेजी सिखा दी थी। ये लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, इधर वाले की अंग्रेजी ही हालत खराब है। तो इनके विकसित होने में किसका बड़ा रोल आया, शिक्षा, मतलब अंग्रेजी शिक्षा। शिक्षा में भी कौन सी शिक्षा, तो वहां कुशल के नीचे क्या लिखोगे, अंग्रेजी शिक्षा। जिसकी आज अंग्रेजी अच्छी है वो बहुत आगे जा रहा है। और उनकी क्यों अच्छी है, क्योंकि वहीं पर अंग्रेजों ने क्या किया, कई सालों तक राज किया और वहां के लोगों को क्या सिखा दिया, अंग्रेजी सिखा दिया। तो कुशल के नीचे क्या आ जाएगा, कौन सी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा आ गई। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा। ठीक, यहाँ के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा सिखा दी गई। इसीलिए ये वाले लोग कैसे संसाधन बन गए, मानव संसाधन। तो जनसंख्या के आंकड़ों को जब देखोगे आप, तो दक्षिण भारत को देखोगे तो हमेशा साक्षरता की दृष्टि से देखोगे। उसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पर उसको साक्षर बनाने में सबसे बड़ा रोल इसका रहा पहले, क्योंकि उद्योग में काम किया उन्होंने। उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिक कैसा चाहिए था, कुशल चाहिए था। उद्योगों में काम करने के लिए उनको क्या आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आना चाहिए ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कुशल श्रमिक बनेंगे अंग्रेजी के कारण, और इनको तकनीकी का अच्छा ज्ञान होगा। तकनीकी शब्द जोड़ देंगे, कौन सा, तकनीकी का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। और तकनीकी का आज रोल है, किसका रोल है, तकनीक का रोल है। तो देखो कहां से शुरुआत हुई थी हमारी, यहां से हुई, और यहां से हम धीरे धीरे करके कहां तक बढ़ गए, यहां तक आ गए। और कैसा एरिया बना दिया, विकुशल खनिज परिवहन व्यापार अधिक, अंत में क्षेत्र कैसा बन गया, विकसित क्षेत्र बनेगा। और जहां के विकसित क्षेत्र होगा वहां पर ध्यान से देखो ये वाली गतिविधि होगी। कौन सी गतिविधियां, तृतीय क्षेत्र की। अब सर्विस सेक्टर पे आ जाएगा वो, यानी उद्योग से आगे एक कदम बढ़ेगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना है कि नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नाम सुना है। वो सब की सब गतिविधियां कहां पर जाएगी, दक्षिण में जाएगी। ठीक है, उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ गई है। आगे बढ़े, है ना। चलो, तो अब एक और बात कर लेते हैं जल्दी से, जितना हमारी समझ है उतने के आधार पर नजरिया सेट करना है और कुछ नहीं। हमने कहा था कि ये दोनों जो है, दोनों के पास खनिज था, लेकिन फिर भी खनिज होने के बावजूद ऊपर वाला पिछड़ गए, ऊपर वाले 4 पिछड़ गए ना। कौन कौन, हाँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, और तुलनात्मक रूप से बोला, किससे, नीचे वालों से। नीचे वाले में महाराष्ट्र, सॉरी यहां एक और ले लेंगे, उड़ीसा को भी, वो भी अभी पिछड़ा मान लो, है ना, लेकिन उसके बाद संभावना है। नीचे वाले जितने हैं सब विकसित राज्य हैं, महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आगे इधर उड़ीसा की भी संभावना अच्छी बनेगी, किसकी, उड़ीसा की। ठीक है, अब हमारे पास पिछड़े वाले हिस्से में, है ना, पिछड़ा वाला हिस्सा। ठीक, देखो पिछड़े वाले हिस्से में हमने काउंट कर लिया था, कुछ यहां से निकाल दिए थे, निकाले ना। हाँ, अब इन दोनों का थोड़ा सा तुलनात्मक बात कर ले, इन दोनों का।
ये वाला एरिया में भी कृषि हो रही है और खादर मृदा का क्षेत्र है, कौन सी, जो हर साल अपने साथ क्या लेकर आती है, हर साल अपने साथ नई काप मिट्टी लेकर आ रही है। खादर मृदा जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, उसके बावजूद ये पिछड़ा है। इसके पिछड़ेपन का कारण एक तो कृषि हो रही है, लेकिन कृषि अच्छी नहीं हो रही है। उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि इनके पास अच्छी है इनकी तुलना में, लेकिन इनके फेल होने का एकमात्र कारण क्या बना, बाढ़। यहां क्या आती है, बाढ़ आती है, इसलिए ये बाढ़ के कारण क्या हो गया, पिछड़ गया। इनसे कम उपजाऊ मृदा किसके पास है, ऊपर वालों के पास है। यहां पर खादर है तो यहां पर कौन सी है, बांगर है। तुलनात्मक रूप से बांगर खादर से कम उपजाऊ है, लेकिन इनके पास एक बड़ी अच्छी सुविधा है कि इनके पास क्या नहीं आती है, बाढ़ नहीं आती है। इनके पास बाढ़ नहीं आती है, साथ में इन्होंने यहां से आने वाली नदियों से, है ना, पहाड़ पर सब जगह बना दिया है बांध। आकला नागल बांध सुना कि नहीं, पहाड़ पर क्या बना दिया, बांध बना दिया, और बांध से सभी जगह पर क्या करा दी, यहां सिंचाई। तो यहां बाढ़ नहीं आती, ऊपर से क्या है, किसकी सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है। तो सिंचाई की सुविधा ने इस क्षेत्र को क्या बना दिया, विकसित बना दिया। जलोढ़क मृदा भी है, कम वर्षा भी होती है, बाढ़ नहीं आती है, परंतु सबसे अच्छी क्या बात है, सिंचाई की सुविधा है। तो इस सिंचाई की सुविधा ने इस क्षेत्र को विकसित बनाया तुलनात्मक रूप से किससे, इधर वालों से। जबकि दोनों में इसके पास अच्छी चीज है, किसके पास, ये वाले एरिया के पास, है ना। इस एरिया में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, ये तीनों कैसे राज्य में कन्वर्ट हो जाएंगे, पिछड़े राज्यों में। क्यों, क्योंकि केवल बाढ़ का कारण बना, और इनके विकसित होने का कारण कौन बन गई, सिंचाई की सुविधा। तो भारत में बहुत सारी सिंचाई की सुविधा देखोगे तो कहां देखोगे, यहां पर देखोगे, यहां पर सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी बहुत सारी, बस बहुत सारे बांध यहां बनाओगे। चलो अगली बात कर लें। ठीक, तो अब पूरी तरह से हम भारत के विकसित और पिछड़े क्षेत्रों को पॉइंट आउट कर लें, विकसित और पिछड़े क्षेत्र को। सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र ये वाला हो जाएगा फर्स्ट, है ना। इसके विकसित होने के कई कारण आपके पास आ गए, है ना। इसके बाद विकसित क्षेत्र नंबर 2, ये दूसरा होगा, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे राज्य हैं, विकसित राज्य हैं तुलनात्मक रूप से। इनके बाद उनका नंबर लगेगा। तीसरे नंबर पर संभावना किनके पास है, इनके पास है। ये चाहे तो कभी भी क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, क्योंकि यहां ना तो ज्यादा बाढ़ आती है ना कम वर्षा होती है, भले साथ में क्या है, खनिज भी है, और मानव संसाधन विकसित करेंगे तो इनके पास पर्याप्त संभावना बनती है इनकी तुलना में यहां वालों के पास संभावना बनेगी। ठीक है, तो पहला विकसित क्षेत्र, दूसरा विकसित क्षेत्र। पिछड़ा क्षेत्र में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कैसा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। पिछड़ा क्षेत्र में एक ये, और जितना इधर का पर्वतीय क्षेत्र है ये भी पिछड़ा क्षेत्र है, यानी पिछड़ा क्षेत्र नंबर 2। सही, ऐसा भी कह सकता हूं कि ये वाला एरिया भी पिछड़ा क्षेत्र है, इधर वाला एरिया भी देखें, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला तो पिछड़ा ही है। तो मैं ऐसा काट दूं, उधर पूरा पिछड़ा हो गया, देख लो अच्छे से, ये पिछड़ा ही था, ये भी पिछड़ा ही है, ये भी पिछड़ा ही है पूरा, उधर का हिस्सा पूरा क्या हो गया, पिछड़ा हो गया हुआ। और इधर वाला हिस्से को देखोगे तो ये वाला विकसित ही है, ये वाला भी तुलनात्मक रूप से विकसित है। भले पहाड़ दिख रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड,
क्योंकि यहाँ विकसित करने में किसका रोल रहेगा? पर्यटन का रहेगा। ठीक है, तो पर्यटन इंडस्ट्री यानी कि हमारे पास ये कौन सी सेवा? तृतीय क्षेत्र। मतलब हम ये निष्कर्ष पर पहुंचने लगे अब कि जहां जहां पर परिवहन, पर्यटन है ना, और नीचे देखा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस ITES, कहाँ थी? दक्षिण भारत में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब वही था। तो पर्यटन, परिवहन, ITES ये सब कौन सी गतिविधियां हैं? तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। और जिसके पास सेवा क्षेत्र अच्छा रहेगा वो कैसा देश कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। विकसित क्षेत्रों में आ जाएगा, भविष्य में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास संभावना वाले क्षेत्र भी पूरा भारत अलग अलग दृष्टिकोण से हमने देख लिया और एक पूरा सबको मिलाकर एक सामान्य जानकारी हमारे पास आ चुकी है। अब भारत को देखने के नजरिए हमारे बन गए पूरे, है ना, कि अब भूगोल के साथ में आर्थिक भूगोल भी बोला था, आर्थिक भूगोल भी है, तो हम उसको भी कवर करेंगे और पूरे भारत का एक मोटा मोटा सिनारियो आपके पास आ गया। उद्योग लगाइए, सर्विस सेक्टर डेवलप करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और आगे चलकर डिजिटलाइजेशन का युग आने वाला है। किसका? डिजिटलाइजेशन का। ठीक है ना। चलो, अब आपके सिलेबस के अनुसार थोड़ी सी बात जल्दी कर लें। आपके पास ये एक सामान्य चार्ट आ गया, आया, और मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत की एक सामान्य समझ आ गई। किसकी? भारत की एक सामान्य समझ आपके पास आ गई है, आ गई ना। अब भारत की सामान्य समझ के साथ साथ हम मध्य प्रदेश की थोड़ी समझ बना लें, क्योंकि मध्य प्रदेश उसी का पार्ट है ना। तो ये जो मैप बना हमारा ये वाला, उसमें मध्य प्रदेश की भी आर्थिक गतिविधियां है, तो मध्य प्रदेश इसके बीच में ही है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में हो या मेंस में हो, जब तक आप एक सामान्य समझ के साथ प्रश्नों को हल नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 4 प्रश्न ऐसे आने वाले हैं जो आपको तर्क ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाने पड़ेंगे? तर्क लगाने पड़ेंगे, और वहां पर ये जो जनरल बातें होती है ये आपको वहां काम करती है, आपको मदद करती है। ठीक है, इस आधार पर आप चलेंगे। तो भूगोल के साथ साथ अर्थशास्त्र जुड़ गया था। अभी मैं बार बार भूगोल से किस पर जा रहा था? अर्थशास्त्र पर जा रहा था ना। और आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात हो रही थी कि मध्य भारत में कहाँ क्या हो सकता है, कहाँ संभावना है। अगर कोई कहे कि सर्विस सेक्टर को रिप्रेजेंट अगर भारत में कोई कर रहा है, तो मैं तो कहूंगा कि केवल इतना एरिया कर रहा है। इतने कोई पूरा भारत बोल देते हो आप। अमेरिका का व्यक्ति जब आता है ना, तो वो इतने भारत को देख करके कहता है कि अरे भारत विकसित है, लेकिन जब वो यहां से छोड़ करके बाकी शेष जगहों पर जाता है तो कहता है भारत कैसा है? पिछड़ा है ना। यहां पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास बोला, यानी विश्व स्तर का आधारभूत ढांचा है, सड़क का, रेलवे का, सही है, वायु परिवहन का, जल परिवहन का, सबका। कितने भाग में? केवल कितने से हिस्से है। लेकिन ये हिस्से को देखेंगे तो पूरी तरह से कैसा दिख रहा है? पिछड़ा क्षेत्र है। और सघन आबादी बसी, मैदान होगा तो बसी जाएगी। मध्य प्रदेश की स्थिति भी वैसी है कुछ। ठीक, मध्य प्रदेश के पास संभावना बहुत है। अब हमको मध्य प्रदेश को भी 2 भाग में बांट लेना चाहिए। एक भाग उत्तर दक्षिण बांटते हैं, एक पूर्व पश्चिम बांटते हैं। ठीक है, तो उत्तर वाला हिस्सा जो है वो पिछड़ा है, केवल ग्वालियर वाले बेल्ट को यानी उसके महानगर को छोड़ दे। पूर्व वाला हिस्सा ये भी पिछड़ा है, पूर्व वाला हिस्सा भी पिछड़ा है, क्योंकि वहां पर पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक, तो पिछड़ा हो जाएगा। नीचे वाले में सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, सतपुड़ा
तो पूरा किनारे किनारे की बॉर्डर जो नीचे नीचे वाली वो भी पिछड़ा है, बचा बीच का हिस्सा है वो कैसा है, विकसित है। ठीक है, और इसको विकसित करने में कई सारे रोल होंगे, जैसे कि अगर भूगर्भिक संरचना की अच्छी समझ है तो महाराष्ट्र के विकसित होने के कारण वहाँ की दक्कन ट्रैप पर काली मृदा है, वैसे ये मालवा के पठार के विकसित होने का कारण भी क्या है, काली मृदा, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन ही किसका है, काली मृदा का है, ये वाला है ना। कौन सी मृदा का, काली मृदा का रीजन है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा, इसको विकसित करने में किसका रोल रहा, मृदा का, काली मृदा का रहा। ठीक है, इसमें गुजरात का भी हिस्सा आ जाएगा, आ जाएगा, यानी पूरी की पूरी किस मिट्टी का रोल है, काली मृदा का क्षेत्र है। ठीक, और इस काली मृदा ने क्या बना दिया, हाँ, इसको विकसित बना दिया, बनाया ना, और नहीं तो क्या होता, वो पिछड़ा रहता। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसको विकसित या क्या बनाती है, पिछड़ा बनाती है। ठीक, चलिए, तो मध्य प्रदेश को भी इसी दृष्टिकोण से हम एक बार में देखेंगे, है ना, बात समझ गए हो। अब आते हैं इसके बारे में, हमारी बात हो चुकी है। जलवायु का एप्लाइड पार्ट देखना है, किसका, जलवायु का, उसमें भी कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु। तो अब आपके पास पहले जलवायु को अच्छा बनाए, भूगर्भिक संरचना वाला पार्ट आपका हो गया है, हेडिंग डालो भारत की जलवायु, और उसमें सबसे पहले मानसून, है ना, जलवायु में क्या लिखोगे, मानसून।